और वहीं दूर खड़ी गौरी ये सारी बातें सुन लेती है। क्या मेरे पति किसी और के बेटे हैं? चलो अच्छा हुआ, इस भिखारी के पास रहने से तो मैं और मेरे पति दोनों ही भिखारी बन गए थे। लेकिन अब लगता है कि कहीं मेरे पति किसी सेठ या ठाकुर का बेटा हो सकता है, तब तो मैं महारानी बनकर राज करूंगी। सच में मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। कृपया ध्यान दें, ये कहानी केवल वयस्कों के लिए है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है या आप बच्चे हैं तो कृपया अभी इस वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसे बनाने का उद्देश्य आपका मनोरंजन करना और साथ ही आपको जागरूक करके एक अच्छी सीख देना है। कृपया वीडियो में दिखाई गई किसी भी बात या गतिविधि को अपने घर पर आजमाने की कोशिश बिल्कुल न करें। हे भगवान, मैं कैसी नालायक माँ हूँ। मेरी आंखों के सामने से मेरे दोनों बेटे पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने उन्हें सब जगह ढूंढ लिया पर वो मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं। आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी वहाँ से गांव का एक व्यक्ति मनोज गुजरता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। ये क्या कर रही हो वसुंधरा बहन? अरे इस तरह रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, खुद को संभालो। मनोज भैया, मैं क्या बोलूं? मेरी आंखों के तारे, मेरे दोनों बच्चे जो अभी मात्र 3 साल और 1 साल के हैं, दोनों में से कोई भी नजर नहीं आ रहा है। पर ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? तुम तो अपने बच्चों का हमेशा इतना अच्छे से ध्यान रखती थी। मैं पास के गांव से मेला देख कर आ रही थी। अचानक मुझे जोर की प्यास लगी और मैं नदी किनारे पानी पीने चली गई। बस इतने में ही मेरे दोनों बच्चे यहाँ से गायब हो गए। वसुंधरा फूट फूट कर रोने लगती है और परेशान हाल में अपने घर पहुंचती है। वहाँ उसके पति हरि उसका इंतजार कर रहा था। अरे वसुंधरा, तू अकेली आई है? हमारे दोनों बेटे कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? और तुम मेला घूमने गई थी और बिना किसी खिलौने के खाली हाथ आ गई? जी, मैं घने जंगल के रास्ते से आ रही थी, तभी हमारे दोनों बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर पाई। ये तुम क्या कह रही हो वसुंधरा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये तुम क्या कह रही हो वसुंधरा? इतना कहते ही हरि अचानक चक्कर खाकर वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी पीछे से मनोज भागते हुए घर के अंदर आता है। ये क्या? हरि भैया आंखें खोलो। ये क्या हो गया तुम्हें? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हरि भैया तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दोनों बच्चे भी मुझसे छिन गए और अब मेरे पति भी चले गए। हे भगवान, ये कैसी विपत्ति मेरे ऊपर डाल दी है तूने। वसुंधरा रोती बिलखती हुई अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते 18 वर्ष गुजर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंगलपुर नामक गांव में शंभू अपनी पत्नी और अपने बीमार पिता गणेश के साथ रहता था। दिन प्रतिदिन गणेश की हालत खराब होती जा रही थी। मैं कैसा लाचार पिता हूँ जो अपने बेटे पर बोझ बन गया हूँ। मैं तो अब इस दुनिया से भी जाने वाला हूँ, पर मैंने अभी तक अपने बेटे को यह सच नहीं बताया कि मैं उसका असली पिता नहीं हूँ। गणेश बिस्तर पर अकेला परेशान बैठा ये सब सोच ही रहा था कि तभी शंभू कमरे में दाखिल होता है। क्या हो गया पिताजी? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। सब ठीक तो है ना? बेटा, अब तो लगता नहीं है कि मैं ज्यादा दिन बच पाऊंगा, लेकिन मरने से पहले मेरे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ है। मैं उसे हल्का करना चाहता हूँ। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं कल ही वैद्य जी के पास जाकर आपके लिए अच्छी औषधि ले आता हूँ। नहीं बेटा, जब से तू बड़ा हुआ है हर वक्त मेरी जिम्मेदारी उठाता आ रहा है, लेकिन अब और नहीं। मैं अब तुम्हारे ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहता। पिताजी, आपको क्या हो गया है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सुन बेटा, तू मेरा असली बेटा नहीं है। जब मैं एक बार पास के गांव में मेला देखकर लौट रहा था, उस वक्त तुम मुझे एक पेड़ के नीचे रोते हुए मिले थे। तब मैं तुम्हें अपने साथ ले आया। मैंने तुम्हें ये सच आज तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम मेरी इज्जत करना कम ना कर दो और मुझे छोड़कर चले न जाओ। शंभू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। पिताजी, मैं आपसे नफरत भला क्यों करूंगा? आपने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मैं पूरी तरह से बेसहारा था और किसी ने मुझे अपने पास नहीं रखा था। मेरे लिए तो आप ही मेरे सच्चे पिता हो। भले ही आपने मुझे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ,
आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गणेश अपनी जेब से एक टूटा हुआ लॉकेट निकालकर शंभू के हाथ में रख देता है। तुम्हारे गले में ये आधा लॉकेट था। साधु ने कहा था कि दूसरा आधा तुम्हारे भाई के पास होगा, क्योंकि जब मैं तुम्हें लेकर एक साधु के पास तुम्हारे असली माता पिता को ढूंढने के लिए गया था, तब उन्होंने बताया था कि यही टूटा हुआ रक्षा कवच तुम्हारे भाई के पास भी है। यानी कि जब यह रक्षा कवच एक हो जाए तब तुम अपने भाई से मिल जाओगे। क्या सच में मेरा भाई भी है पिताजी? हाँ, अब तो मैं इस दुनिया को छोड़कर शांति से जा सकता हूँ बेटा, क्योंकि तुमने मुझसे नफरत भी नहीं की और मैं मरते दम तक अपने बेटे के हाथों से ही इस दुनिया की आखिरी विदा भी करने वाला हूँ। इतना कहते ही गणेश स्वर्ग सिधा जाता है और वहीं दूर खड़ी गौरी ये सारी बातें सुन लेती है। क्या मेरे पति किसी और के बेटे हैं? चलो अच्छा हुआ, इस भिखारी के पास रहने से तो मैं और मेरे पति दोनों ही भिखारी बन गए थे। लेकिन अब लगता है कि कहीं मेरे पति किसी सेठ या ठाकुर का बेटा हो सकता है, तब तो मैं महारानी बनकर राज करूंगी। सच में मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। फिर गौरी मुस्कुराती है और वही शंभू अपने पिता का अंतिम संस्कार करके दरवाजे के पास बैठकर रोने लगता है। मेरे पिता जो बचपन से मुझे हर वक्त एक छत की तरह मेरे सर पर अपना हाथ रखे थे, आज मुझे छोड़कर चले गए। और ये रक्षा कवच, पता नहीं मेरा असली भाई और मेरे असली माता पिता कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। बस मैं एक बार उनका चेहरा देखना चाहता हूँ, बस एक बार। पीछे से गौरी आ जाती है। अरे जी, अब तो खुश हो जाइए, इसमें रोने की क्या बात है? अब आप इस गरीब घर के बेटे नहीं हैं। अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप जरूर किसी सेठ के बेटे होंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो गौरी? मेरे पिताजी जो इतने दिनों तक मेरा ध्यान रखते थे, आज तुम उनके मरने पर 2 बूंद आंसू भी नहीं गिरा सकती हो। कितनी पत्थर दिल इंसान हो तुम। शंभू गुस्से में घर के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर की हवेली में दिनेश कुर्सी पर बैठा था, तभी मनोज उसके सामने खड़ा हो जाता है। छोटे ठाकुर, मैं दिन भर कड़ी मेहनत करके आपके खेतों में सारे घास साफ कर दिए हैं। अब मुझे आज की दिहाड़ी दे दीजिए, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का खाने का इंतजाम कर सकूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे मैंने तुम्हें कल शाम को काम करने को कहा था, पर तुमने ढंग से काम नहीं किया। आज थोड़ा सा काम क्या किया कि मुंह उठाकर पैसे मांगने आ गए। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला हूँ। चलो जाओ यहाँ से। नहीं छोटे ठाकुर, ऐसा मत करिए। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा? मैं ठहरा गरीब आदमी, एक दिन मजदूरी करता हूँ, तब जाकर अपने बाल बच्चों को एक वक्त का खाना खिला पाता हूँ। वहीं दूर खड़ी गोमती ये सारी बातें सुन लेती है। क्या हो गया मेरे बेटे को? किसी गरीब मजदूर के पैसे इस तरह क्यों हड़प रहा है? मुझे जाकर बात करनी होगी। गोमती परेशान होकर दिनेश के पास जाती है। क्या हो गया माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? किसी गरीब मजदूर के इस तरह पैसे मत खाया करो। ये लोग बड़ी मेहनत से 2 रुपए कमाते हैं, इसके पैसे इसे लौटा दो। देखो माँ, हम ठाकुर हैं और हमारी बात कोई नहीं टाल सकता। आप औरत हैं और औरत की जगह घर की 4 दीवारी के अंदर ही होती है, तो आप इन मर्दों के मामले में अपनी बात मत रखिए। जाइए यहाँ से। गोमती आंखों में आंसू लिए घर की दहलीज पर आ जाती है। ये क्या हो गया है मेरे बेटे को? मैं क्या सोचकर इसे अपने पास लाई थी और ये क्या दिन मुझे दिखा रहा है? कहीं मैंने जो सोचा था वो गलत तो साबित नहीं होगा। मैं अपने बेटे को सही रास्ता दिखाना चाहती हूँ, लेकिन ये घमंड और धन में चूर होकर गरीबों को सता रहा है। गोमती अंदर चली जाती है और दिनेश मनोज को हवेली से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। चलो निकलो, आज के बाद फिर कभी इस हवेली की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। छोटे ठाकुर, तुम जिस हवेली और जिस जमीन पर इतना घमंड कर रहे हो, देखना ऊपर वाले की लाठी में देर है पर अंधेर नहीं। जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना, तो आवाज नहीं होती, लेकिन उसका दुख झेलना पड़ता है। तुम आज गरीब के पेट पर लात मार रहे हो, देखना जब ऊपर वाला मारेगा तो तुम ढंग से खड़े होने लायक भी नहीं रहोगे। मनोज रोती हुई चला जाता है। अरे बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला। अरे मैं ठाकुर हूँ, ठाकुर, और ठाकुर कभी किसी से डरता नहीं। ये 2 कौड़ी का किसान भला मेरा क्या बिगाड़ लेगा?
दिनेश हंसते हुए हवेली के अंदर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। उधर शंभू परेशान बैठा रहता है। अब इस तरह हाथ पर हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। घर में खाने को भी कुछ नहीं है और मुझे अपने भाई को भी ढूंढना है। मुझे दूसरे गांव जाना चाहिए ताकि मैं काम की तलाश भी कर सकूं और अपने भाई को भी ढूंढ सकूं। फिर शंभू लॉकेट हाथ में लेकर घर से निकल पड़ता है और पीछे खड़ी गौरी ये देख रही होती है। चलो अच्छा है, अब ये जा रहा है। बस किसी तरह सच का पता चल जाए और एक अच्छे परिवार से इसका नाता जुड़ जाए ताकि मैं भी रानी बनकर राज करूंगी। शंभू रास्ते में दो भाइयों को प्यार से बात करते देख खिटक जाता है। ये दोनों भाई कितने प्यार से बातें कर रहे हैं। अगर मेरा भाई होता तो मैं भी उससे इसी तरह बातें करता। पता नहीं मेरा भाई कहाँ और किस हालत में होगा, पर जो भी हो मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। फिर शंभू आगे बढ़ता है। तभी उसे खेत में एक बूढ़ा व्यक्ति परेशान होकर काम करता दिखाई देता है। अरे ये तो कोई बुजुर्ग हैं जो इस तरह परेशान होकर काम कर रहे हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। शंभू उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है। क्या हो गया काका, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। सब ठीक तो है ना? बेटा मुझसे ये फावड़ा नहीं चल रहा। ये फावड़ा इतना भारी है कि मैं इसे ढंग से चला ही नहीं पा रहा हूँ। आप बैठिए काका, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मनोज वहीं बैठ जाता है और शंभू जल्दी जल्दी उसके खेतों में फाफड़ा चलाने लगता है। देखो तो, एक ये बच्चा है जो बिना जान पहचान के मेरे खेत में मदद कर रहा है, और एक वो ठाकुर का बेटा जो इतना घमंडी है कि अपनी इंसानियत की पहचान भी भूल चुका है। आप किससे बातें कर रहे हो काका? बेटा तू नहीं जानता, एक और मगरूर ठाकुर है जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत की बहुत कमी है। अच्छा ठीक है काका, अब आप बैठिए, मैं पूरे खेत में फावड़ा चला देता हूँ। शंभू कड़ी मेहनत से पूरे खेत में फाफड़ा चला देता है और थककर मनोज के सामने बैठ जाता है। ये देखिए, मैंने आपके सारे खेत में फावड़ा चला दिया। अब तो आप खुश हैं ना? हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। ऊपर वाले तुम्हारा बहुत भला करे, तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, पर दुआ हर वक्त करूँगा। हर चीज पैसा नहीं होता काका, कुछ इंसानियत भी मायने रखती है। मनोज मुस्कुराती हुई फाफड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है। काश इनके आशीर्वाद से मेरा भाई मिल जाए, पर इतना फावड़ा चलाने से मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है और यहाँ आसपास कुछ खाने को भी नहीं दिख रहा। चलो आगे जाकर शायद कोई छोटा सा गांव या घर मिल जाए जिससे मुझे कुछ खाने को मिलेगा। शंभू आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ दिनेश हवेली से बाहर खड़ा होकर गरीबों पर जुल्म कर रहा होता है कि तभी घर के अंदर से गुस्से में गोमती बाहर आती है। बस बहुत हो गया दिनेश, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इन गरीबों पर क्यों कहर बरसा रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है ना कि इन सब मामलों में आप मत बोला करो। अब जाइए यहाँ से। बस बहुत हो गया। मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि तुम अब सुधर जाओगे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सच बता दूं। ये सच कि तुम मेरी असली औलाद थे ही नहीं। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ। मैं एक निसंतान औरत थी, पर जब मैं दूसरे गांव से लौट रही थी तब तुम एक पेड़ के नीचे दो भाई बैठे थे। तुम ज्यादा सुंदर थे, इसीलिए मैंने तुम्हें गोद ले लिया। सोचा था तुम सुंदर हो तो तुम्हारा दिल भी उतना ही अच्छा होगा, लेकिन अब पता चला कि कोई सुंदर चेहरे से अच्छा नहीं बनता, उसका दिल काला होता है। तुम वही व्यक्ति हो। निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारा अब यहाँ कोई स्थान नहीं है। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मजाक कर रही हो ना? अरे बोल दो, ये सब झूठ है। ये सब झूठ नहीं है, ये सच है। आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी कि तुम ये सब करते रहो? मैं अब और बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। रुको, मैं तुम्हें अभी तुम्हारा प्रमाण देती हूँ। फिर घर के अंदर जाकर गोमती वही टूटा हुआ लॉकेट लाकर दिनेश के हाथ में रख देती है। ये लेकर जाओ और आज के बाद कभी इस हवेली की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। माँ, पर मैं किसी को जानता भी नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा? तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती। भले ही मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, पर इतने वर्षों से तुम्हारे साथ रहा हूँ, तो मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। नहीं, तुम जैसे पत्थर दिल इंसान मेरा बेटा तो नहीं हो सकता। अब जाओ यहाँ से। फिर गोमती गुस्से में हवेली में चली जाती है और दिनेश परेशान होकर बाहर निकल जाता है। वहीं दूर खड़ा मनोज ये सारी बातें सुन लेता है। बड़ा आया था ठाकुर बनने वाला, अब पता चला कि तुम ठाकुर नहीं बल्कि सड़क से उठाए गए एक मामूली से व्यक्ति हो जिसे ठकुराइन ने ठाकुर का दर्जा दिया था। और आज देखो
अपनी ही हरकतों की वजह से फिर से सड़क पर आ गए हो। इसीलिए कहते हैं ऊपर वाला जो देता है उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। दिनेश उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और सर झुकाए वह लॉकेट लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। मैंने ये क्या कर दिया? अपने धन के घमंड में मैं इतना अंधा हो गया कि मुझे ये तक याद नहीं रहा कि आखिर मैं क्या हूँ। दिनेश परेशान होकर लॉकेट लेकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे पेड़ के नीचे शंभू बेहोश अवस्था में मिलता है। अरे ये कौन है जो यहाँ बेहोश पड़ा है और मैं इसकी मदद क्यों करूँ? अरे मैंने एक ठाकुर की जिंदगी जिया हूँ, मैं ऐसे किसी राह चलते की मदद करने वाला नहीं हूँ। दिनेश वहाँ से आगे बढ़ जाता है पर थोड़ी ही दूर जाने पर अचानक उसका पैर फिसल जाता है और जमीन पर गिरने से वह वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर में शंभू की आंखें खुल जाती हैं। ये क्या? मैं कब और कैसे यहाँ बेहोश हो गया? मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा। बस मुझे जल्दी से पानी पीना है। कोई है यहाँ? कोई है? मुझे कृपया थोड़ा सा पानी दे दो। वे व्याकुल होकर अपने आस-पास देखता है पर वहाँ कोई नहीं रहता। लगता है यहाँ मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। मुझे खुद ही उठकर पानी पीना होगा। शंभू उठकर पास की नदी से पानी पी लेता है। चलो अब मुझे आगे जाना चाहिए। शायद कोई न कोई सुराग तो मुझे जरूर मिलेगा, तभी मैं अपने भाई को ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि इस लॉकेट में जिस चीज की मोहर लगी है वो तो इसी गांव में मिलती है। शंभू आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे दिनेश रास्ते में बेहोश मिलता है। अरे ये कौन है? ये तो यहाँ रास्ते में बेहोश पड़ा हुआ है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रुको, मैं तुम्हें अभी ठीक करता हूँ दोस्त। वे जल्दी से भाग कर जाता है और पास की नदी से थोड़ा पानी लाकर दिनेश के ऊपर डालता है। दिनेश की आंखें खुल जाती हैं। तुम कौन हो और मैं बेहोश कैसे हो गया? अरे भाई, तुम यहाँ रास्ते में गिरे हुए थे तो मैं बस तुम्हें पानी देकर होश में लाया हूँ। तुम ठीक तो हो ना? और तुम तो किसी छोटे और गरीब घर के लग रहे हो। चलो चलो मुझसे दूर रहो, मैं एक ठाकुर परिवार का हूँ। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई। लेकिन आपको इस हालत में कैसे छोड़ देता? इंसानियत की तो यही पहचान है ना। ये मैंने क्या कह दिया? मैं तो अब ठाकुर नहीं रहा। मैं भी तो इसी की तरह एक आम इंसान हूँ, जिसका ना ही घर का पता है और ना ही किसी परिवार का। दिनेश की आंखों से आंसू छलक आते हैं। क्या हो गया ठाकुर साहब, आपकी आंखों में आंसू? अगर मैंने इसे कह दिया कि मैं ठाकुर नहीं हूँ तो शायद ये मुझ पर हंसने लगेगा। मुझे झूठ बोलना ही होगा। देखो, मैं ठाकुर हूँ और मुझसे सवाल जवाब करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर आपको भी भूख लगी है तो आप चलिए, हम दोनों खाने का कोई इंतजाम करते हैं। मैं तुम जैसे इंसानों के साथ नहीं जाने वाला हूँ, मैं खुद ही खा लूंगा। नहीं, आप मेरे साथ चलो तो सही। सुना है कि यही पास में एक घना जंगल है जहाँ खाने का बहुत ही अच्छा प्रबंध है। हम चलकर वहीं खा लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, खा लेते हैं। फिर दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर जाने पर रास्ते में एक बूढ़ी औरत उन दोनों को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। नियति का लेख अब एक होने वाला है। इतने वर्षों से जो बिछड़े थे वे अब एक होने वाले हैं। अम्मा ये क्या कह रही हो? तुम इस तरह बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? हट जाइए हमारे रास्ते से, हमें आगे जाना है। बहुत जल्द वो होने वाला है जो किसी ने नहीं सोचा था। मिलन एक बहुत ही दर्दनाक होने वाला है। ये बूढ़ी अम्मा क्या कह रही है? क्या कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं अपने भाई की तलाश में हूँ? तू बिल्कुल सही सोच रहा है। जो तू सोच रहा है वह होगा, लेकिन इसकी कीमत भी तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ये क्या अम्मा, मैं जो मन में सोचता हूँ वो तुम कैसे कह देती हो? बस ये समझ लो बेटा कि ये हमारे मन की एक अंत शक्ति है, जिससे मैं सामने वाले का भविष्य देख सकती हूँ। तुम्हारा भविष्य बहुत ही खराब है, इसलिए अपना ध्यान रखना। ये कैसी पागल बुढ़िया की बातों पर यकीन कर रहे हो? चलो हमें आगे चलना चाहिए। नहीं ठाकुर साहब, ये अम्मा जो कह रही है वो सच है। मुझे तो अब पूरा यकीन है कि जरूर मेरा इंतजार खत्म होगा। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए चली जाती है। शंभू और दिनेश वहाँ से आगे बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ गोमती परेशान होकर हवेली के बाहर बैठी होती है कि तभी मनोज आता है। मालकिन, जब से छोटे ठाकुर गए हैं आपने ढंग से एक निवाला तक नहीं खाया है। आप खाना खा लीजिए, मैं लेकर आता हूँ।
नहीं मनोज, मुझे माफ कर दो कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, लेकिन उसे घर से निकालने के बाद मुझे भी 1 मिनट चैन की सांस नहीं आई है। मुझे फिक्र लगी रहती है कि पता नहीं वे कैसा और किस हालत में होगा। उसने ढंग से खाना भी खाया होगा या नहीं। मालकिन, अगर आपको छोटे ठाकुर की इतनी ही फिक्र थी तो आपने उसे निकाला क्यों? उसे यहीं रहने देती। तुम नहीं जानती मनोज, भले ही वह मेरा सगा बेटा नहीं है, लेकिन मैंने पूरे जीवन में उसे ही अपना बेटा माना है और वही मेरा पहला और आखिरी बेटा रहेगा। वह तो बस गलत रास्ते पर भटक गया है और लालच करने लगा है। इस वजह से उसे बस ये थोड़ी सी सजा दे रही हूँ। पर मालकिन, छोटे मालिक इसे गलत समझकर आपसे बहुत दूर चले गए तो? तुम चिंता मत करो, वो बस अपनी गलती का एहसास करे। हमारी जिंदगी में ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी मिला है वो उसका आदर सत्कार करना सीख जाए। बस मैं इतना ही चाहती हूँ, ताकि वो एक अच्छा इंसान बने और कुछ नहीं। सच में मालकिन, आप दिल की बहुत अच्छी हो। आपने किसी और को अपने बेटे के रूप में अपनाया और उसे सजा देते हुए आप अपने आप को सजा दे रही हो। भगवान बस छोटे ठाकुर को सही रास्ता दिखा दे ताकि आपको ये तकलीफ न झेलनी पड़े। मनोज वहाँ से चला जाता है और गोमती अकेले में हाथ जोड़ती है। ठाकुर साहब, आप अपनी इस मुंह बोले बेटे को सही राह दिखाना, मैं बस यही आपसे प्रार्थना करती हूँ। परेशान हाल में वह दिन बीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ गौरी परेशान होकर घर के बाहर बैठी हुई थी। इतना वक्त हो गया पर ये अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मुझे तो लगता है कहीं वे मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए। अगर कहीं उनका असली परिवार मिल गया होगा और वे बहुत धनी होंगे, तब तो वे किसी अमीर लड़की से शादी कर लेंगे। फिर उन्हें मेरे जैसे गरीब लड़की की क्या जरूरत? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा कहीं वे सच में मुझे छोड़ तो नहीं गए। गौरी परेशान होकर घर से निकल पड़ती है और घने जंगलों की तरफ जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दिनेश चलते चलते पूरी तरह थक जाता है। ये क्या, मुझसे अब एक कदम भी नहीं चला जा रहा। मुझे तो इस तेज धूप की वजह से चक्कर आ रहे हैं। अरे कोई मदद करो, मदद करो। इतना कहते ही दिनेश चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ता है। अरे ये क्या, ये तो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मुझे याद आया, पास ही जड़ी बूटियों के 2 मुहाने वाले पत्ते तोड़कर लाता हूँ। उसे मसलकर अगर इसका रस पिलाया जाए तो ये ठीक हो जाएगा। शंभू जल्दी से पास से ही वह पत्ती तोड़कर उसका रस बनाकर दिनेश के मुंह में डालता है। दिनेश तुरंत होश में आकर उठकर बैठ जाता है। ये क्या, मुझे क्या हुआ था और तुमने ऐसा क्या पिलाया जिससे मेरी आंखें खुल गई? ये तो नीम से भी ज्यादा कड़वा है। ठाकुर साहब, तेज धूप और भूख से चलते चलते आपको चक्कर आ गया था, लेकिन अब आप ठीक हो ना? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचा ली। अगर मेरा बड़ा भाई होता तो शायद तुम्हारे जैसा होता। मैं तुमसे कितना अकड़कर बातें करता हूँ, लेकिन तुम हर वक्त मेरी मदद करते हो और एक बड़े भाई की तरह मेरा ख्याल रखते हो। कोई बात नहीं, अगर मेरा छोटा भाई होता तो वो भी बिल्कुल आपकी तरह होता। काश मेरा भाई मेरे पास होता। इतने में दिनेश की जेब से वो आधा टूटा हुआ लॉकेट बाहर गिर पड़ता है। ये क्या, ये लॉकेट कैसा और ये आपके पास कैसे आया? शंभू अपनी जेब से दूसरा टुकड़ा निकालता है और दोनों टुकड़े पास लाते ही लॉकेट एक हो जाता है। आखिर तुम ही मेरे भाई हो, ये कैसे हो सकता है? दिनेश रोते हुए शंभू को सारी सच्चाई बता देता है। किस्मत का लेख देखो, हम दोनों भाई जाने अनजाने में इतने समय से साथ थे और हमें यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे तो लग रहा है मैं अभी भी सपने देख रहा हूँ मेरे भाई। नहीं मेरे भाई, ये सच है। मैंने अपने धन के घमंड में इतना अंधा हो गया था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने गरीब दुखियों के साथ जो गलत किया, उसके बाद भी मेरे भाई ने मेरे साथ इतना अच्छा किया है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। हाँ मेरे भाई, क्यों नहीं, मैं भी उस औरत से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरे भाई की परवरिश की है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई, चलो चलते हैं। अगर वो मुझे घर से ना निकालती तो मैं अपने भाई को कभी नहीं ढूंढ पाता। फिर दोनों भाई वहाँ से निकल पड़ते हैं और गोमती के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ गोमती हवेली के बाहर परेशान होकर बैठी हुई थी। लगता है मेरा बेटा मेरे पास वापस आ रहा है। यानी कि इसी ठकुराइन माँ ने तुम्हारी परवरिश की है मेरे भाई? हाँ भाई, इन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला, लेकिन मैं ही हूँ जो गलत रास्ता अपना लिया था। फिर दिनेश गोमती के पास जाकर खड़ा हो जाता है। माँ, मुझे माफ कर दो। बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मुझे उस दिन हवेली से निकाल दिया, क्योंकि अगर तुम मुझे घर से न निकालती
तो आज मुझे मेरा ये सगा भाई कभी नहीं मिलता। क्या सच में? मुझे तो पहले से ही पता था कि ये तुम्हारा भाई है, लेकिन बस मैं तुम दोनों को एक दूसरे से मिलते हुए अपनी आंखों से देखना चाहती थी। ये तुम क्या कह रही हो माँ? तुम पहले से सब जानती थी, तो फिर तुमने ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं कही? क्या कहती बेटा, जब तुम दोनों रो रहे थे घबराहट और ममता में मैं तुम्हें उठा लाई। बाद में बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वहीं तुम्हारे भाई को हमारे गांव के गरीब किसान ने उठाया था। मैंने सोचा था कि जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तो मैं तुम दोनों भाइयों को एक कर दूंगी। आज तुम दोनों को एक साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। माँ जी, अब मैं अपने भाई के साथ ही आगे का जीवन जीना चाहता हूँ। भले ही हम गरीब रहे हैं तो भी मैं अपने भाई के साथ ही रहना चाहता हूँ। क्यों नहीं बेटा, मैं यहाँ की ठकुराइन हूँ और मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। अब दिनेश बेटा, तुम ऐसे ठाकुर बनोगे जैसा ठाकुर मैं हमेशा से चाहती थी। तुम आज से हर गरीब दुखिया की मदद करोगे। हाँ माँ, मुझे अब अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि गरीबों को कितनी तकलीफ होती है। जब मैं खुद पिछले 2 दिनों से भूखा प्यासा तड़प रहा था, तब मुझे इस दर्द का एहसास हुआ। मैं अब एक अच्छा इंसान बनूंगा माँ, और भले ही मुझे किसी और ने जन्म दिया हो, पर तुम ही मेरी असली माँ रहोगी। तो क्या आपको हमारे असली पिता के बारे में कुछ पता है माँ जी? पता तो है बेटा, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तुम दोनों बच्चों के खोने के शौक में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जब तुम दोनों बड़े हो रहे थे तब मैंने अपने एक खास व्यक्ति से जाकर पूरी जांच पड़ताल करवाई थी। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था और मैंने सोचा कि उनसे माफी मांग लूंगी। वे तो नहीं रहे, पर तुम दोनों को देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर गोमती फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, आप रोइए मत। आपने जो कुछ भी किया वो एक माँ की ममता के लोभ में आकर किया था, लेकिन अब हम दोनों भाई मिलकर आज से सभी गरीब दुखियों की पूरी मदद करेंगे। आज से मेरे एक नहीं बल्कि 2 बेटे हैं। इस हवेली में जो भी धन दौलत है तुम दोनों आपस में बराबर ले लेना, और आज से तुम दोनों यही मेरे साथ रहो। तभी पीछे से गौरी आ जाती है और दीवार के पीछे छिपकर ये सारी बातें सुन लेती है। मुझे तो इनकी बहुत फिक्र हो रही थी कि पता नहीं इन्हें बाहर क्या हो गया होगा, लेकिन यहाँ आकर देखा तो ये तो इस ठाकुर की बड़ी हवेली के ठाकुर की गद्दी पर बैठे हैं। गौरी मुस्कुराते हुए तुरंत आगे बढ़ती है और शंभू के सामने आकर खड़ी हो जाती है। आप ठीक तो है ना जी? हाँ गौरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखो, आज मेरा खोया हुआ भाई और मेरा पूरा परिवार मुझे वापस मिल गया। मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ भाभी, आज से हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। सच में सभी कहते हैं एक न एक दिन हमें हमारा अधिकार जरूर मिलता है। आज इन बच्चों का परिवार पूरा हो गया। मनोज की बात सुनकर सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। उस दिन के बाद से दोनों भाई गोमती के साथ इसी हवेली में रहकर हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।